नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के अमृतसर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंगद इलाके की एक पेंट फैक्ट्री में आग लग गई और आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश जो है वो की गई और साथ ही अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन फैक्ट्री में भारी नुकसान भी हुआ है। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। वहीं आग लगने के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चल सका है। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। और लखनऊ से खबर आपको बताते चले, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास कालिदास मार्ग 5 पर नवनियुक्त पीपीएस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह विभाग ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नवागंतुक अधिकारी हैं उनको राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के महत्व पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और वहीं बात करें तो बैठक में अलग अलग सुरक्षा योजनाओं, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए जो रणनीतियां हैं उन पर भी चर्चा की गई। और ये बैठक प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बढ़ते आगे, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने देश में बीते 11 सालों में हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बदलावों को ऐतिहासिक बताया है और उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2 दशक पुरानी स्वास्थ्य नीति को पूरी तरह से बदलकर एक समावेशी और व्यापक नीति लागू की है, जिसमें रोकथाम, उपचार, पुनर्वास, उपशामक देखभाल और जरा चिकित्सा सभी कुछ इसमें शामिल है। मंत्री ने बताया कि जहां पहले देश में सिर्फ 7 एम्स अस्पताल थे, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर 23 कर दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। इसके साथ ही देश भर में 1,77,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र भी सक्रिय हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और अमृत फार्मेसी जैसी पहलों ने सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य सामान्य नागरिक को भी किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सहज रूप से देना है। पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। सबसे पहले तो हमने 20 साल पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को बदलकर एक नई नीति लाने का काम किया है, जिसमें आज स्वास्थ्य सिर्फ बीमार व्यक्ति को ठीक करने का काम नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक हो चुका है। यानी आज हम प्रिवेंशन, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, प्रोमोटिव और जेरियाट्रिक हर किस्म के हेल्थ केयर के एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर को मजबूती देने का काम इस सरकार में हुआ है। कभी हमारे देश में केवल 7 एम्स हुआ करते थे, आज हमारे देश में 23 एम्स बनकर तैयार हैं। जो गांव-गांव में पहला कांटेक्ट पॉइंट होता है एक स्वास्थ्य केंद्र का, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऐसे 1,77,000 स्वास्थ्य केंद्र आज देश के अंदर हैं, जहां पे पूरी 12 किस्म की जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, वो आम नागरिक को सुनिश्चित की जा रही हैं। और इतना ही नहीं, सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो उसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से लेकर अमृत फार्मेसी जैसे तमाम इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए। और औरैया से खबर सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद पहली बार किसान को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न योजनाओं जैसे स्क्वायर हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब साल 2017 में उनकी सरकार बनी थी तब किसान आत्महत्या कर रहे थे और सुविधाओं की कमी थी। तब से उन्होंने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी
का कार्यक्रम भी आगे बढ़ाया। इसके अलावा प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए भी खास प्रयास भी किए गए। मुख्यमंत्री ने किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए डबल इंजन सरकार के कामों को सराहा। ऐसे बताते चले, जहां किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया और कहा कि किसानों को 2014 के बाद पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया गया। हेलो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कठेरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हित में लगातार काम करते आ रहे हैं और अब किसान सम्मान योजना कार्यक्रम के दौरान जो है इस योजना के तहत किसानों को सराहते हुए नजर आए। क्या जानकारी मिल रही है? जी बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अजीत मल महाविद्यालय में आए, जहाँ पर उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया। पहले उन्होंने बताया कि पहले किसान 2 फसलें किया करते थे, लेकिन अब किसान 3 फसलें कर रहा है। मक्का की खेती का उत्पाद कर रहा है। मक्का पशुओं के लिए भी काम आती है एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बिजली मुक्त भी कर दी है, जिससे कि किसानों को अच्छी फसलें हो सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकी से फसलें होंगी और औरैया में मक्का को खेती भी कर रहे हैं किसान। बिल्कुल, इस दौरान उन्होंने एक और बयान दिया है और कहा कि 2014 के बाद पहली बार किसानों को राजनीतिक जो एजेंडा है उसका हिस्सा बनाया गया। मतलब इसे किस संदर्भ में देखा जाए, यानी कि किसानों के जरिए विपक्ष पर भी निशाना साधते नजर आए? जी बताना चाहेंगे। उन्होंने विपक्ष भी निशाना साधा कि 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ की यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, तब से किसानों के लिए बीजेपी ने कार्य किया, जिससे कि किसानों की फसल दुगनी हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों से संवाद भी करते दिखे और साथ ही साथ जो उपलब्धि किसानों के लिए सरकार की तरफ से दी जा रही है उसका जिक्र भी किसानों के साथ किया। बढ़ते आगे, कानपुर के लाल बंगला क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने धर्मांतरण के लिए दबाव और धमकियों का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि अल्तमश नाम का एक युवक उसे कई दिनों से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा था। जब उसने धर्मांतरण से इनकार किया तो उस आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और इस स्थिति से परेशान होकर पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया और लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पर आने लगी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि पीड़िता से प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अल्तमश की तलाश भी जारी है और पुलिस टीमें उसे जल्द ही गिरफ्तार करने के प्रयास में भी जुटी हुई हैं। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से गंभीर है, बल्कि समाज में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और जबरन धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी उजागर करता है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मीडिया पर एक छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस संबंध में छात्रा से संपर्क कर तहरीर ले ली गई है और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ आरोपी की तलाश। मीडिया पर एक छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस संबंध में छात्रा से संपर्क कर तहरीर ले ली गई है और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ आरोपी की तलाश। मीडिया पर एक छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस संबंध में छात्रा से संपर्क कर। मथुरावन के वृंदावन से ये खबर आपको बताते चले, जहां ये रिक्शा चालकों के लिए QR कोड लागू किया गया है
और ये सिस्टम पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। प्रशासन की इस योजना में इतनी बड़ी कमजोरी है कि आधे ई रिक्शा चालकों को तो सही रूट दिया गया है, लेकिन आधे बिना किसी रूट के ही फर्राटा भर रहे हैं और इसका असर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर साफ दिख रहा है। शनिवार को जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। वहीं स्थानीय प्रशासन की माने के द्वारा जो है इस समस्या पर ध्यान न देने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है और अगर जल्द ही इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वृंदावन में किसी बड़े हादसे का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रशासन से उम्मीद है कि वे शीघ्र ही इस क्यूआर सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी सुधार करेंगे ताकि जो ट्रैफिक है और ट्रैफिक नियंत्रण आने वाले दिनों में बेहतर हो सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, प्रशासन की तरफ से ई रिक्शा चालकों के लिए जरूर ये जो सिस्टम है लागू किया गया क्यूआर कोड सिस्टम, लेकिन ये कहीं ना कहीं विफल होता नजर आ रहा है। वजह क्या रही, खामियां क्या है? जी जी शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि कल शनिवार के साथ साथ निर्जला एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन परिक्रमार्थियों की भारी संख्या वृंदावन में देखने को मिलती है और ये जो प्रणाली ई रिक्शा के लिए बनाई गई है और प्रणाली के अनुसार पूरी ई रिक्शा जो है नहीं चलते हैं। ज्यादातर ई रिक्शा बिना क्यूआर कोड के चलते हैं, जिसके चलते अव्यवस्थाओं का सामना परिक्रमार्थियों सहित आम जनता को यहाँ भुगतना पड़ता है। अगर स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरह विफल नजर आया। कल के दिन जैसा कि परिक्रमार्थियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, उस प्रकार कहीं व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। परिक्रमा मार्ग में ना तो वाहन चालक ही ढंग से चल पा रहे थे, ना ही परिक्रमार्थी। पूरी अव्यवस्था कह सकते हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्थित था परिक्रमा मार्ग, जिसमें परिक्रमा देने वाले मथुरा वृंदावन की तो आम दिनों में भी वहां जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, रोजाना हजारों की तादाद में, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है सख्त नियम और जो तमाम जो नियम है उसके अंदर ही रहकर सारी चीजें लागू करनी चाहिए, ढील नहीं बरतनी चाहिए। बावजूद इसके जब खास दिन होते हैं तो ऐसे में इस तरह की स्थिति, मतलब कहीं ना कहीं ये समस्या जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोशिशें जारी है लेकिन कमी नहीं हो रही है। क्या आगे सख्ती अपनाने की जरूरत है पुलिस प्रशासन को? जी बिल्कुल सख्ती अपनाने की जरूरत है, क्योंकि धार्मिक पटल पर जिस प्रकार यहाँ लोगों का आना सुचारू रहता है और आए दिन यहाँ भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, जिसमें पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं प्रशासनिक सिस्टम व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम नजर आता है और जिसका परिणाम आने वाले श्रद्धालुओं और यहाँ रह रही आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, अभी अगर हम बात करें, जो ये नजारा सामने आया है, क्योंकि भीड़ और लोग जो है वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहे हैं, कितने खचाखच जो भीड़ है वो दिख रही है। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है इसके बाद? जी, प्रशासन का कोई आधिकारिक बयान इस मामले को लेकर के नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार शनिवार को देर शाम हालात उत्पन्न हुए, ये जो नजारा है ये इस्कॉन मंदिर के पास रमण रेती चौकी क्षेत्र का है। हाँ। जहां लोगों में चीख पुकार मचती रही। लोग इस भीषण गर्मी में अव्यवस्थाओं के शिकार हुए और गनीमत ये रही कि कोई हादसा इस दौरान नहीं हुआ, नहीं तो लोगों की जान भी जा सकती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की लापरवाही, जहां आए दिन ये भीड़ की तस्वीरें सामने आती है और एक बार फिर इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही प्रशासन की तरफ से, जो पूरी तरह के नियम और सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जा सके। लोग यहां पहुंचते हैं लेकिन लापरवाही भी उतनी ही देखी गई। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर आपको बताते चले, मौसम विभाग ने जारी किया है हीट वेव का अलर्ट। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के आसार जताए हैं। कल दिन के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से भी ऊपर था। सोमवार और मंगलवार को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को गर्मी से बचाव की सलाह दी गई है। तो राजधानी लखनऊ में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार
भी पहुंच सकता है, जो कि लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। रविवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है और ऐसे में बात करें तो अगले 2 दिन और ज्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी भी दी गई है। और ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ने लोगों से जो है वो अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचे। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार जो लोग हैं उनको खासतौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। और इसके साथ ही हल्के और ढीले कपड़े भी पहनने को कहा गया है। भरपूर पानी पीने के साथ खुले में जो धूप से बचाव है इसके उपाय करने की सलाह दी गई है। हीटवेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। और बदायूं के भानपुर बिजली घर के अंतर्गत स्वरूपपुर गांव में बड़ा हादसा टल गया। गांव में लगाए गए नए ट्रांसफार्मर में अचानक धमाके के साथ आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ग्रामीणों ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया है। हैरानी की बात यह है कि ट्रांसफार्मर जो है महज 6 घंटे पहले ही बदला गया था और इसके बावजूद इसमें विस्फोट हुआ। इस घटना ने जो है बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंदौली जिले के नसीरपुर गांव से एक लंबे समय से फरार चल रहे ढोंगी मौलवी इस्लामुद्दीन को पुलिस ने मझवा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है और 1 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार था। पुलिस के अनुसार इस्लामुद्दीन नसीरपुर की मस्जिद में रहकर कई लोगों को अपने झाड़ फूंक और झूठी तंत्र विद्या के नाम पर 26 लाख रुपए वसूल चुका था। वसूली के बाद वो मौके से फरार हो जाता था और इससे पहले उसने कई अन्य जनपदों में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी का कब्जे से पुलिस ने 4,10,000 रुपए और नेपाल, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस इस्लामुद्दीन के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। माह अगस्त 2024 में कोतवाली चंदौली में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। नसीरपुर गांव में मस्जिद में एक इस्लामुद्दीन नाम का मौलाना नेपाल से आकर रह रहा था और गांव वालों का विश्वास प्राप्त कर उनको तंत्र मंत्र के माध्यम से भ्रमित कर प्रत्येक व्यक्ति से 20-25 हज़ार रुपये लेकर के और कुछ लोगों से गहने लेकर के इसने फ्रॉड किया उन लोगों के साथ और करीब 25-26 लाख रुपए लेकर के ये बिहार भाग गया था। पीड़ित व्यक्तियों की सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आज कोतवाली चंदौली पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इसके पास से लोगों का फ्रॉड किया हुआ 4,10,000 रुपये बरामद किया गया है और इसके पास से नेपाल का परिचय पत्र, बिहार और यूपी का आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्र बरामद हुए हैं जो फर्जी तरीके से बना करके ये लोगों के साथ फ्रॉड करता रहा है और आज इसको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई माह अगस्त 2024 में। बढ़ते आगे अमरोहा के थाना आदमपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले छात्र गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का सरगना पैथोलॉजी लैब संचालक अनुज शामिल है, जो संभल का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके साथ उसके 2 साथी अजय और पवन भी हैं, जो इसी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार पैसों की तंगी के कारण इस गिरोह ने हाल ही में प्रिंटर खरीदा था, जिसका इस्तेमाल वे नकली नोट छापने के लिए कर रहे थे और पुलिस को सूचना मिली कि ये लोग अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के मार्केट में जाली करेंसी का कारोबार कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 50,000 रुपए की बनी नकली करेंसी, प्रिंटर, कटिंग फ्रेम, मोबाइल फोन, स्केल, सेलोटेप, ब्लेड और नोट काटने की जो अन्य सामग्री है वो भी बरामद किए हैं और पुलिस ने सभी बरामद सामान को पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया और पुलिस अधीक्षक ने इसको लेकर जानकारी दी। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अजय, पवन और अनुज है, जो जनपद संभल के रहने वाले हैं। इनके पास से नकली नोट बरामद हुए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आया, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनुज, इसकी पैथोलॉजी लैब है और जो अन्य 2 अभियुक्त है इनके
यहाँ काम करते हैं सैंपल कलेक्शन का। लगभग 1 डेढ़ महीने पहले इन्होंने एक अच्छा प्रिंटर खरीदा था और जब उससे फोटोकॉपी निकालते थे तो उनको आइडिया आया कि इससे हम नोट बना सकते हैं। इन्होंने 50-50 रुपए के नोट बनाए और स्थानीय बाजारों में इसको चलाया भी। धवारसी और असमौली में इन्होंने इसका उपयोग करना बताया है। इनके पास से 23 नोट 50 रुपए डिनोमिनेशन के बरामद हुए। साथ ही 20 नोट जो छपे हुए थे, कटे नहीं थे, वो भी इनके पास से। और हमीरपुर के राट कस्बे के कोट बाजार में शनिवार की दोपहर करीब 2:15 पर 2 अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक सराफा व्यापारी की पत्नी माया देवी को बंधक बनाकर लगभग 100 ग्राम सोने के जेवरात भी लूट लिए। घटना सराफा व्यापारी प्रमोद कुमार के घर में हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाश नकाब पहनकर आए थे और वारदात इतनी तेजी से हुई कि परिवार के सदस्य कुछ कर नहीं पाए। घटना कोट बाजार पुलिस चौकी से केवल कुछ कदम दूर पर हुई है और ये चौकी हाल ही में जनार्दन प्रताप सिंह के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बड़ी आपराधिक घटना है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते आगे बदायूं महिला अस्पताल में संचालित एसएनसीयू में वेंटिलेटर की कमी के कारण शनिवार सुबह 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इलाज की बेहतर सुविधाओं के अभाव में महीने में लगभग 25 से 30 नवजात जो है वो दम तोड़ रहे हैं। रोजाना 8 से 10 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ और सैफई के अस्पतालों में रेफर किया जाता है। दातागंज के मोहल्ला पूरा निवासी धर्मपाल ने अपनी पत्नी प्रेमलता को पांचों को महिला अस्पताल में भर्ती कराया था और देर शाम प्रेमलता ने 780 ग्राम वजन के बच्चे को जन्म दिया, जिसे एसएनसीयू में भर्ती कराया गया और अगले दिन ही 6 जून को डॉक्टरों ने बच्चे के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता बताई और रेफर करने की बात कही, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए। शनिवार की सुबह बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। अस्पताल के स्टाफ के हाथ पांव फूल गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बच्चे को परिजनों को सौंपकर घर भेज दिया। और दूसरी घटना दातागंज में भी जो है इसी तरह देखने को मिली। हालांकि अस्पताल में वेंटिलेटर या सीपैप की सुविधा नहीं है। इलाज के दौरान शनिवार की सुबह दोनों नवजात की मौत हुई और परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दो बच्चे हमारे पास जुड़वा बच्चे थे, जो कि एक 1100 ग्राम का और एक 1300 ग्राम का, और दोनों ही बच्चे प्रीमेच्योर थे, लगभग 7.5 महीने के। तो इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी और इनको रेफ़र के लिए कल ही बता दिया गया था, लेकिन ये लोग रेफ़र ना ले जाके बच्चों को यहीं रखे हुए थे। उन्होंने अपनी अनुमति नहीं दी हमें रेफ़र ले जाने की, और चूँकि हमारे पास ना वेंटिलेटर की सुविधा है ना सीपैप की, तो बच्चे मतलब दुर्भाग्यवश कितने बच्चे नहीं हो सकते। देखिए, जुड़वा वाले बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा रात में ही एक्सपायर हो गया था और एक बच्चा दिन में। क्योंकि दोनों ही बच्चे सीरियस थे, उनके साथ जो उनके परिजन थे वो उपस्थित नहीं थे, तो बच्चे वो लेके नहीं जा पाए। और एक बच्चा जो कि काफ़ी दिक्कत में था, वो भी कम दिनों का था और उसकी सांस में दिक्कत हो रही थी, उसको भी रेफर एडवाइस किया हुआ था हम लोगों ने, लेकिन वो भी लेके नहीं गए। तो कुल मिला के अगर रात से हम देखें तो मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में दो बच्चे हमारे पास जुड़वा बच्चे थे, जो कि एक 1100 ग्राम का और एक 1300 ग्राम का, और दोनों ही बच्चे प्रीमेच्योर थे, लगभग 7.5। और दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप में गोल्ड समेत 3 पदक जीतने वाले काशी की बेटी सुमेधा पाठक शनिवार को अपने गृहनगर वाराणसी पहुंची। एयरपोर्ट पर जैसे ही वो बाहर निकली, ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की वर्षा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुमेधा ने कहा कि विदेशी धरती पर स्वर्ण पदक जीतने का सपना बाबा विश्वनाथ की कृपा से पूरा हुआ। स्वागत में बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में प्रशंसक शामिल रहे। बहुत अच्छा लगा और इतने लोगों को देख के और भी अच्छा लगा। आप लोग का सबका आशीर्वाद था, इसलिए इतना आगे बढ़ पाए। सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पूरे परिवार ने मुझे इतना सपोर्ट किया, तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और मैं ये कहूँगी कि अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखें, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जीत का श्रेय आप किसको देती हैं? सभी लोगों को जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरे फैमिली में पापा, मेरे फ्रेंड्स लोग और मेरे कोचेस। बहुत अच्छा लगा और इतने लोगों को देख के और भी अच्छा लगा। आप लोग का सबका आशीर्वाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।